नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के जीएस दरभंगा। अपना डॉक्टर स्वयं बने। तो आज की इस कक्षा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वनस्पतियों का खराब या कम गुणकारी होना। जो मेरी वनस्पति है उसका खराब होना और उसका गुण कम हो जाना, इसका कारण समझेंगे हम लोग, क्या कारण है। ठीक है, तो आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। काष्ठौषधि जिस रूप में संग्रह की गई हो, काष्ठौषधि जिस रूप में संग्रह की गई हो उसी रूप में यानी मूल, छाल, पंचांग आदि के रूप में पड़ी रहे तो 1 वर्ष के बाद गुणहीन हो जाता है। अगर काष्ठ औषधि जैसे मूल हुआ, छाल हुआ, पंचांग आदि के रूप में 1 वर्ष तक ऐसे की ऐसी रखा रहे तो वह जो है सो गुणहीन हो जाएगा, अर्थात उसकी जो शक्ति है कम हो जाएगी, नष्ट हो जाने होने की संभावना रहेगी अगर उसको प्रयोग में ना लेंगे तो। और उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है ना। जो पावर पहले रहती है उसमें वो कम हो जाती है। वनस्पति हो या उससे बनी हुई दवा, या फिर आप वनस्पति रखे हुए हैं रॉ मटेरियल वो हो, या फिर उससे बनाया हुआ जो औषधि है वो, 1 वर्ष के बाद उसकी गुण जो है सो कम जाती है। जैसे 100% कार्य कर रहा है तो 100% कार्य ना करके वो उससे कम करेगी, 50 ही करेगी, 75 ही करेगी, हो सकता है 40% ही करेगी, तो गुण उसकी जो है सो कम हो जाती है। वनस्पति हो या उससे बनी हुई दवाएं जब खराब हो जाती है, जब वनस्पति रहे या फिर उससे बनी हुई दवा जब खराब हो जाती है तो उसका रूप रंग बदल जाता है। जब ये दवा खराब हो जाएगी तो इसका रूप रंग क्या होगा, बदल जाएगा, कलर जो है सो मैच नहीं करेगा, उसकी गंध और स्वाद भी बिगड़ जाएंगे, और खराब होने के बाद उसका गंध भी बिगड़ जाएगा और उसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। वो देखने से ही पता चल जाएगा, सूंघने से भी पता चल जाएगा। एक आचार्य हुए, उसका नाम था सारंगधर। सारंगधर का मत है कि उस समय वनस्पति संग्रहालय के लिए कच्चे ईंट, मिट्टी और घास फूस के बने साधारण कच्चे फर्श से बने मकानों का उपयोग होता था। जब आयुर्वेद जब धरती पे आया तो उस समय तो आज के आधुनिक जैसे मकान तो नहीं था, मिट्टी का खपड़ेल का मकान होता था, तो उस समय की बात है। ठीक है, तो कच्चे ईंट का, मिट्टी का, घास फूस का जो है सो घर होता था, साधारण फर्श मकान होता था। उसमें रखने वाली वनस्पति रखाया हुआ वनस्पति के लिए 1 वर्ष में खराब हो जाने का समय उपयुक्त था। उस समय जो वनस्पति होती थी उस समय कच्ची घर हुआ करता था, तो 1 वर्ष के अंदर में जो है खराब होना ये जो है सो एक मान्यता था, निश्चित था। किंतु आजकल तो ऐसा है नहीं। आजकल तो आधुनिक प्रकार की मशीन है, घर है, सब एक पर एक है ना। तो आजकल की स्थापत्य कला जो है बहुत विकसित हो चुका है, तो हमें नहीं लगता है, चाहे फिर आपको भी नहीं लगा कि 1 वर्ष में ही जो है सो नष्ट हो सकता है। इसको सुरक्षित रखने का कई सारी तकनीकी तरीका है। सीमेंट, कंक्रीट के बनने उत्तम गोदाम में रखने पर वनस्पति द्रव अधिक समय तक गुणवान बने रहते हैं। जैसे पक्के का घर होती है, पक्के के घर में रखने पर अधिक से अधिक समय तक इसमें गुण रहता है, 1 वर्ष ही नहीं कई वर्ष तक रहता है, ताकि उस समय जो कच्ची दीवारी होती थी इसकी वजह से खराब हो जाता था। अभी तो साफ सुथरा पक्की दीवारी होती है, इसमें खराब होने की संभावना कम होती है, अधिक समय तक जो है सो गुणवान होता है, रहता है। इस निर्विवाद एवं प्रत्यक्ष बुद्धिगम्य बात को सभी वैध लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, अर्थात अनुभव भी करते हैं। और ये जो बात है रख रखाव की, इसकी सभी वैद्य लोग जो है, आयुर्वेद चिकित्सक सभी देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग बराबर प्रयोग करते हैं, है ना। आप हम भी देखते हैं और देखेंगे। तो उस समय की बात में इस समय की बात में कुछ अंतर है, जो रख रखाव की तरीका। ठीक है, एक आचार्य हुए यादव जी त्रिकम जी, ये आचार्य हुए आयुर्वेद का, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इनका मानना है कि वनस्पतियां, 1 वनस्पतियों द्वारा बनी दवाइयां उपरोक्त समय में ही हीन वर्ण
होने या न होने, बिगड़ने या न बिगड़ने का आधार उसे देश की हवा, ऋतु रखने के पात्र और बंद करके न रखने की क्रिया पर निर्भर करता है। इस यादव जी त्रिकम जी का ये मत है कि उस दवा की जो रख रखाव है इस पर भी प्रभाव पड़ता है कि हम उसको रख कैसे रहे हैं, किस अवस्था में रख रहे हैं, किस पात्र में रख रहे हैं, इस पर भी उसकी गुण की चर्चा होती है कि अगर जिस तरह से हम जिसको रखेंगे वो उसी तरह से उसका गुण भी उसमें आएगी और रहेगा। दवा रखने के स्थान की हवा शीत और रुक्ष हो, शीत हो रुक्ष हो, योग शीत काल में बना हो, औषध रखने का पात्र अच्छा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, सुथरा हो, है ना, वायु का प्रवेश ना हो, उसमें हवा ना आ जाए, इस प्रकार उसको बंद किया हो जो उसमें जरा सा भी हवा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो वनस्पति या वनस्पति द्वारा जो बनाया गया दवा है वो चिरकाल तक अर्थात लंबे समय तक, चिरकाल मतलब कहते हैं चिरंजीवी भव, अर्थात लंबे समय तक जियो, तो चिरकाल अर्थात लंबे समय तक वह अच्छे रह सकते हैं एवं गुणकारी रह सकते हैं। इसके विपरीत यदि उस स्थान की दवा में नमी, आर्द्रता अधिक होगी, योग वर्षा ऋतु में बना होगा, पात्र अच्छा न होगा और पात्र में हवा न जा सके, इस प्रकार उसको बंद किया जाए या किया गया हो, तो वनस्पति या उससे बनने वाली दवाएं हीन वर्ण या अस्पष्ट हो जाएंगे, है ना। अगर इस तरह की प्रभाव रहे, इस तरह की व्यवस्था बाद रहे तो उससे उस औषधि या उससे बनने वाली दवा जो है औषधियां वो हीन वीर्य या नष्ट हो जाएंगे, अर्थात उसकी शक्ति, वीर्य अर्थात शक्ति उसकी कम जाएगी, नष्ट हो जाएगी और वह अनुपयुक्त हो जाएगा, उपयोग करने योग्य नहीं रह पाएगा। वैद्यों को वनस्पति द्रव्य अच्छे सूखे लेने व गीले हो तो उसकी अच्छी तरह से सुखा लेने और अच्छे पात्र में अच्छी तरह से बंद करके रखने की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर औषधि गीला हो तो उसको ना ले लिए हैं तो गीला औषधि को अच्छी तरह से सुखा ले और अच्छे पात्र में अच्छे तरह से सुरक्षित करके रखें। दवा आवश्यकता से अधिक परिणाम में बनाकर नहीं रखे। अगर हमें जितना आवश्यकता है उतना ही दवा को बनाएं और उतना ही को प्रयोग करें, अधिक से अधिक बना करके ना रखें, क्योंकि बनी हुई दवा कम समय में ही खत्म होने की संभावना हो सकती है मौसम आता है, क्योंकि आप बार बार उस डब्बे को पात्र को खोलेंगे निकालेंगे, खोलेंगे निकालेंगे तो इससे उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए अधिक से दवा अधिक बना करके न रखना है, ताकि इतना बनाइए जो इतना दिनों में खत्म हो जाए। जहां तक बने शीतकाल में ही दवा बनाकर रखे। शीतकाल अर्थात शरद काल में, सर्दी के मौसम में अधिक से अधिक दवा बना करके रखे। उस समय जो बनाया हुआ दवा होगा वो खराब नहीं होगा, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है ना। बिना विशेष आवश्यकता के वर्षा ऋतु में चूर्ण, अवहेल, गोली आदि नहीं बनानी चाहिए। वर्षा ऋतु में चूर्ण वगैरह जो बनती है, गोलियां बनाना हो तो वर्षा ऋतु में नहीं बनाना है, ठीक है। वनस्पति और उसके चूर्ण आदि कल्पों का गंध, वर्ण, रंग और स्वाद कम या विकृत हो गया हो, है ना, तो उसको क्या, अगर उसकी स्वाद कम हो गया हो, उसकी रंग कम हो गई हो तो उसको फेंक देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? फेंक देना चाहिए। इसलिए उसको संजो करके रखना है। अगर उसकी स्वाद में थोड़ी कमी आ गई, उसकी रंग बदल रही है तो समझ जाइए कि यह खराब हो रही है। तो खराब हो रही है तो इसको हमें संजो के नहीं रखना है, उसको हमें कचरे में आकर के फेंक देना है ना। भस्म और रोग योग अधिक परिणाम में बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि वे जितने पुराने होंगे उतने ही अधिक गुणकारी होंगे। भस्म मतलब चूर्ण, उसको अधिक मात्रा में बना करके रख लेना है भस्म को। अगर भस्म जितना ही पुराना होगा उतना ही गुणकारी उसमें होगा। ये अच्छी बात है भाई, है ना, कि जितना बना के रखेंगे खराब होने वाला नहीं है, इसमें शक्ति की प्राप्ति होता रहेगा, है ना। तो भस्म और रोग योग जो अधिक परिणाम में बना करके आप इसको रख सकते हैं। ये चिरकाल तक चलेगा, जल्दी नष्ट नहीं होगी। वासा, नीम, पटोल,
केतकी, खेरेटी, पेठा, सतावर, पुनर्वा, कूड़ा की छाल, अश्वगंधा, गंध प्रसारणी, नागवाला, पियावास, गूगल, हींग और अदरक आदि जो है सो सादा और ताजे ही लेनी चाहिए, है ना। इसको जो बासी करने की फिराक में मत रहिएगा, है ना। हाँ, लेकिन अदरक को सुखा करके आप उसको चूर्ण बनाकर रखते हैं तो उसमें कच्चे अदरक से कई गुना अधिक शक्ति होती है, पावर होती है, और उसको आप बराबर यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, है ना, सूखा हुआ अदरक। परंतु वाइविंड, पिपली, गुड़, धनिया, मधु और धृत, ये 6 पदार्थ जो है जो 1 वर्ष के नीचे ही लेनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए, क्या क्या है? वाइविंड, पिपली, गुड़, धनिया, मधु और घृत यानी घी, ये जो 6 पदार्थ है वो 1 वर्ष के नीचे का ही प्रयोग में लाना चाहिए, 1 वर्ष से अधिक ऊपर का न होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में वाइविंडिंग है तो वो 1 वर्ष से कम का होना चाहिए, ठीक है। पिपली 1 वर्ष से कम का होना चाहिए। गुड़ जो है सो गुड़ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप खा रहे हैं उसको, आपको जो है सो खाने के पचाने का काम करता है काफी, मतलब आपके अंदर जो गर्दा है जो जा रही है नाक से, वो गुड़ खाने से आपको जो है सो सब बाहर कर देगा। उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक से अधिक मात्रा में होती है, तो गुड़ खाया कीजिए, है ना। तो गुड़ जो है सो 1 वर्ष के बाद वो भी खराब हो जाता है, तो 1 वर्ष से पहले के ही लेना है। और मधु अर्थात शहद, वो भी 1 वर्ष के अंदर का ही होना चाहिए, 1 वर्ष से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और घृत यानी घी, वो तो बता ही दिए। ये 6 पदार्थ जो है 1 वर्ष के नीचे का ही प्रयोग में लाना है, ठीक है। कहते हैं उक्त औषधियों के अतिरिक्त अन्य समस्त औषधियां सब कार्यों में नवीन तथा सूखी ही डालनी चाहिए। इसके अलावा जो भी औषधियां हैं वह नया होना चाहिए और सूखी अवस्था में ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। हाँ, यदि गीली हो तो दूने प्रमाण में डाले। अगर सूखा हुआ हो तो आप अगर 1 ग्राम प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर गीला है तो आप उसको 2 ग्राम प्रयोग करें, क्योंकि गीला जो है उसमें कम प्रभाव रहेगा, सूखा हुआ में अधिक प्रभाव रहेगा, इसलिए आप जो है उसको दुगना मात्रा में देंगे तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करेगा कि सूखा हुआ हो। जहां औषधि खाने के लिए समय नहीं लिखा हो, जहां औषधि को खाने के लिए समय नहीं लिखा हो वहां खाने का समय प्रातः काल ही जाने। जिस औषधि पर जिस औषधि के बारे में खाने का समय न दिया हो कि कब खाना है नहीं खाना है, तो उस औषधि को प्रातः काल अर्थात सुबह समय ही खाएं। तथा जिन औषधियों का अंग स्पष्ट न लिखा हो वहां उसकी जड़ लेना चाहिए। जिस औषधि का अंग स्पष्ट न लिखा हुआ हो कि जड़ खाना है कि तना खाना है कि डाल खाना है कि पत्ती खाना है कि फूल खाना है कि फल खाना है, तो उस औषधि का जड़ का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जिन औषधियों का मान तौल न लिखा हो वहां सब औषधियों का समान भाग ले। किसी औषधि में मान तौल की भाग न रहेगी, उसको सब समान भाग में लेना है। अब बनाना है, कोई चूर्ण बनाना है तो 2 ग्राम 4 ग्राम करके मिलाना है, तो आपको जो ये स्पष्ट रहेगा वो हम आपको आगे बता भी देंगे। और जिसका मापन ताल नहीं रहेगा तो उसको समान मात्रा में ही सबको लेना है। जैसे 5 ग्राम समान देना है जिसमें नहीं रहेगा। अब जिसका मान दिया हुआ है कि नहीं इतना ही लेना है, इतना ही लेना है, तो उसको उतना ही देना है। समझ रहे हैं? आपको अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि किसी योग में एक ही औषधि का नाम 2 बार आ गया हो तो वह औषधि दूनी लेनी चाहिए। अगर किसी औषधि का नाम 2 बार प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए उसको कि 2 बार लेना है, दुगुना लेना है। एक ही बार मत लीजिएगा, वहां पर जो है आप विचलित ना होइएगा, उसको दुगुना लेना है, 2 बार लेना है। यदि किसी प्रयोग में कोई औषधि रोगी के लिए हानिकारक हो, अगर कोई औषधि हानिकारक हो तो उसे निकाल देना चाहिए, उसको दोबारा नहीं प्रयोग करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई औषधि रोगी के लिए हितकारी अगर हो
तो वह योग में न होने पर भी डाली जा सकती है। अगर जो औषधि आप जो रोगी है उसके लिए उपयोगकारी हो तो वो डाली जा सकती है। जहां केवल चंदन मात्र लिखा हो, जहां केवल क्या लिखा हो, चंदन मात्र लिखा हो, तो सफेद चंदन लेनी चाहिए। कौन सी चंदन लेना है? सफेद चंदन। परंतु क्वाथ, परंतु क्या है, क्वाथ और लेप में रक्त चंदन ही डालना है। क्वाथ और लेप में कौन सी चंदन डालेंगे? ध्यान रखिएगा, रक्त चंदन। रक्त चंदन अर्थात कहने का मतलब हुआ लाल चंदन, है ना। और अत्यंत बड़े वृक्ष जैसे नीम आदि की जड़ या छाल लें। जो बड़े वृक्ष है तो उसकी जड़ ले सकते हैं, छाल ले सकते हैं। परंतु कोमल छोटे वृक्षों जैसे गोखरू, पियावास आदि की जो जड़ अथवा पंचांग लेना चाहिए। बड़े बट वृक्ष यानी बट वृक्ष आदि मोटे वृक्ष की जड़ की छाल लें तथा खैर, चंदन, विजयसार आदि वृक्षों के सार तथा महुआ, बबूल आदि वृक्षों की अंतर छाल और तालिश, पत्र, पान, तुलसी, तेजपत्ता, भांग आदि के पत्ते और त्रिफला, सुपारी आदि के फल तथा गुलाब, सेवती आदि के फूल लेनी चाहिए। तो इस बात को आप लोग अच्छी से समझ लीजिए। हम जो कहें इसको पुनः हम जो है सो दोबारा प्रयोग कर देते हैं। जो अत्यंत बड़े वृक्ष होंगे जैसे नीम हुआ, उसकी जड़ लेना है। क्या लेना है? जड़ या छाल। कोमल और छोटे जो वृक्ष है जैसे गोखरू, पियाबास आदि, तो उसका जो है सो जड़ अथवा पंचांग लेना है। ठीक है। बड़े वृक्ष जैसे बट वृक्ष आदि मोटे होते हैं काफी, है ना, तो मोटे वृक्ष की जड़ की छाल, मोटे वृक्ष जो है सो उसकी जड़ है उसकी छाल लेना है। तथा खैर, खैर का वृक्ष आते हैं, खैर, चंदन, विजयासार आदि जो वृक्ष है उसके तथा महुआ, बबूल आदि जो वृक्ष हुआ, इन वृक्षों के अंतर छाल और तालिश, पत्र, पान, तुलसी, तेजपत्ता, भांग आदि के जो पत्ते और त्रिफला, सुपारी आदि के फल, है ना। फिर से सुन लीजिए, तालिश, पत्र, पान, तुलसी, तेजपत्ता, भांग आदि के पत्ता का प्रयोग करना है। ठीक है। और त्रिफला अर्थात सुपारी आदि के फल, गुलाब के, सेवती आदि उसके फूल लेना है। गुलाब का जो है फूल का प्रयोग करना है। ठीक है ना, फूल। और सुपारी का जो है सो फल, है ना, उसकी छिलके का, उसकी जो छिलका वगैरह सब पत्ती का भी विशेषता है, तो आपको अगले कक्षा में हम बताएंगे। ठीक है। तो ये हुआ आपका पाठ 5। आगे की जानकारी हम समझेंगे अगली कक्षा में कि अभाव द्रव्यों के स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्यों की योजना। ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक मेरे चैनल मिथिला जी के जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलिएगा, उसको भी दबा दें। और साथ में शेयर भी करना ना भूलें।